आप सभी का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो मुख्य विषय, जो प्रदर्शन आज पूरे झारखंड में हुआ है, और झारखंड में नहीं, जहां जहां इंडी गठबंधन या उनके समर्थकों की सरकार है, उन सरकारों से मांग करने के लिए हमारे कार्यकर्ता यहां पर डीसी के और जगहों पर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय तक गए। भारत सरकार ने पहलगाम की दुखद घटना के बाद, शायद पहलगाम जैसी घटना इतिहास में पहले कभी नहीं हुई होगी, जाति पूछी, धर्म पूछा, कपड़े उतरवाए, कलमा पढ़वाने की कोशिश की, और इसके बाद पत्नी के सामने पति की हत्या। इससे ज्यादा नृशंसता नहीं हो सकती जो पहलगाम में घटी। उसके विरोध में भारत सरकार तमाम कदम उठा रही है। पहला कदम उठाया था 25 अप्रैल को पाकिस्तानी वीजा पर हिंदुस्तान में रहने वाले 16 प्रकार का वीजा है, जिसमें से 14 वीजा को उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन वीजा पर जो लोग भी हैं इनको पाकिस्तान जाना होगा। जाने का रास्ता भी एक मार्ग बताया गया था, अटारी बॉर्डर से होकर उनको वापस जाना होगा, जिससे रिकॉर्डेड रहे। उस आदेश में यह था कि सभी जिला मजिस्ट्रेट, सभी राज्य सरकारें, राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी अपने अपने राज्यों में इन 14 वीजा के अंतर्गत आए हुए पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित करें और चिन्हित करके उनको बॉर्डर पर पहुंचाकर पाकिस्तान जाने की व्यवस्था करें। लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने नहीं किया। इसमें लंबे अवधि का वीजा और विदेश मंत्री का वीजा और राजनयिक और ऑफिशियल वीजा के अलावा सभी वीजाओं को प्रतिबंधित किया गया है, निलंबित किया गया है। अटारी बॉर्डर खुला रहेगा, यह भी स्पष्टीकरण भारत सरकार ने दोबारा किया है, इस पर्पज विशेष से कि जो हिंदुस्तान से पाकिस्तानी नागरिक जाएंगे वहां पाकिस्तान, या कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तानी नागरिक हिंदुस्तान आएंगे, इस पर्पज विशेष के लिए अगले आदेश तक अटारी बॉर्डर खुला रहेगा। आज उसी के संदर्भ में यह कार्यक्रम हुआ और झारखंड की सरकार ने कहा एक भी पाकिस्तानी व्यक्ति अभी तक चिन्हित नहीं किया। विभिन्न राज्य सरकारें अपने यहां से चिन्हित कर रही हैं और उनको भेजने की व्यवस्था कर रही हैं। इस मांग को लेकर आज कार्यकर्ता गए थे और खेदजनक स्थिति यह है, पूर्व सूचित कार्यक्रम था, डीसी ने ज्ञापन लेने को नहीं थे, एसडीओ भी नहीं थे, एक मजिस्ट्रेट को उन्होंने ज्ञापन लेने को कहा है। मैं समझता हूं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस पर डीसी का इतना सत्ता का भक्त होना, अंधभक्त होना, ये भी उचित नहीं है और कम से कम मैं तो इसकी निंदा करता हूं। लोकतंत्र में उनको ज्ञापन लेना चाहिए, सामान्य प्रक्रिया, उसका पालन होना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है। और फिर ऐसे लोग, अगर मैं कहूं तो क्षमा चाहते कहना चाहता हूं, सत्ता के साथ निष्ठा में परिवर्तन होती है। आप नहीं तो कहीं और भी खड़े दिखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कल कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष आ रहे हैं और उससे साथ जोड़ते हुए कहूंगा कि आतंकवाद और पहलगाम की घटना पर कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। इसके पहले भी आतंकवाद पर कांग्रेस पार्टी कितना विनम्र रही है आतंकवादियों के खिलाफ, यह आप सबकी जानकारी में है। सर्वदलीय बैठक बुलाई भारत सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद। वहां तो कांग्रेस ने कहा कि हम भारत सरकार के सभी कदमों का समर्थन करेंगे, लेकिन कुछ दिन नहीं बीते कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब होकर सामने आने लगा है। पंजाब के एक्स सीएम श्री चन्नी जी का बयान देख लें, और उनका तो आज जिसका कोई संदर्भ नहीं था, यह कहना कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक पर पुलवामा के विरुद्ध मामले में पाकिस्तानी संसद में सरकार के मंत्री ने फ्लोर पर खड़े होकर स्वीकार किया था कि यह घटना हुई है। यानी पाकिस्तान की सरकार का मंत्री संसद में स्वीकार कर रहा है और हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के लोग उसके बारे में
भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का भी एक बयान है, अजय राय जी का। उन्होंने राफेल पर नींबू और मिर्च टांगकर उसको दिखाया। उस राफेल को, जिसको अभी एक एक्सप्रेस हाईवे पर चलाकर देश की जनता को और भारत की सेना को आश्वस्त करने का काम रक्षा मंत्रालय ने, भारत सरकार ने किया था कि राफेल भी है और भारत की सेना भी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान का जवाब उचित समय पर उचित तरीके से दिया जाएगा। लेकिन अजय राय ने उसका भी मजाक उड़ाया और स्वस्तिक बनाकर जो पूजा की थी रक्षा मंत्री जी ने फ्रांस में, उसको भी उन्होंने कहा। एक आम व्यक्ति अगर गाड़ी खरीदता है तो गाड़ी के बोनट पर स्वस्तिक बनाकर, ओम बनाकर, कुछ ना कुछ फूल पत्र चढ़ाकर भगवान की पूजा करता है, तब वो गाड़ी को लेकर चलता है और गाड़ी के पहिए के नीचे नींबू रखता है, जिससे कि नींबू फट जाए तो संभावना टल जाए। ये एक आस्था विश्वास की बात है। अब राफेल जैसे उच्च कोटि के लड़ाकू विमान को खिलौना बताने का काम जिस व्यक्ति ने किया है, वो व्यक्ति है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। से भारत की जितनी भी सेना की विंग है, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, उसके जो ध्येय वाक्य हैं वो भारत के वेद और पुराणों के जो वाक्य हैं वो उनके ध्येय वाक्य के रूप में है। लेकिन आज तो पराकाष्ठा और हुई कि पहले कांग्रेस ने राम सेतु को काल्पनिक बताया था, अब राहुल गांधी जी ने भगवान राम को काल्पनिक बताकर संसार के करोड़ों राम में आस्था रखने वाले हिंदुओं की भावनाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी चाहे पहलगाम में की घटना पर उन विधवाओं का जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में बेदर्दी की तरफ गई, उनका और उनके परिवारों का और हिंदू समाज का अपमान करने का लगातार काम कर रही है। कल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक बात और कहना चाहूंगा। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस खड़गे जी यहां आ रहे हैं और विषय है उनका संविधान। अगर मैं कहूं कि 100 चूहे खाकर दिल्ली हज करने चली, ये चरित्र है कांग्रेस का, कांग्रेस के नेताओं का। वो आज संविधान की बात कर रहे हैं तो मैं और साथ ही जोड़ना चाहता हूं राहुल गांधी जी ने जो माफी मांगने का काम किया है आज 84 की घटना पर। अरे राहुल गांधी जी 84 की घटना पर नहीं, सन 50 से लेकर अब तक के कांग्रेस के कृत्यों को, भारत माता के विरोध में किए गए कार्यों के लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी। देश के विभाजन पर माफी मांगे राहुल गांधी, करोड़ों का जो नरसंहार उस समय हुआ था उन पर माफी मांगे राहुल गांधी, आपातकाल पर माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। 370 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं लगाना चाहते थे, जबरदस्ती लगवाई थी, और आज अगर भाजपा की सरकार ने वापस लिया तो कांग्रेस ये संकल्प कर रही है कि हम सरकार में आएंगे तो 370 दोबारा लागू करेंगे। वो सपना तो पूरा नहीं होगा, लेकिन कम से कम देश की जनता से उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान करने वाली पार्टी को देश की जनता से और समाज से माफी मांगनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करने की भी माफी राहुल गांधी को माननी चाहिए। कितनी राहुल गांधी माफी मांगी? जहां तक संविधान का सवाल है, संविधान की बात करने उस पार्टी के लोग आ रहे हैं जिन्होंने 356 का प्रयोग करके राज्यों में निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम किया, और एक दो बार नहीं 88 बार रिकॉर्डेड है। भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी, केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार ने राज्यों में निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए 88 बार 356 का प्रयोग किया। वो संविधान का दुराचार नहीं था। इंदिरा जी के हाईकोर्ट से फैसला आता है, उसके लिए 42वां संविधान संशोधन कर लिया और उसकी आड़ लेकर संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको भी बदलने का काम किया। और मैं अगर एक बात कहूं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से संविधान संशोधन पेश किया है, 7 अगस्त को संविधान संशोधन पास किया लोकसभा में, एक दिन आज ही प्रस्तुत, आज ही पास बिना बहस के। 8 अगस्त को राज्यसभा में पारित कर दिया बिना बहस के। 9 अगस्त को राज्यों की विधानसभाओं में पारित कर लिया और 10 तारीख को, जबकि शनिवार के दिन कभी राज्य विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा नहीं होती है, शनिवार के दिन विधानसभा का 9 अगस्त को करके इन्होंने उसको पारित कर लिया
और 10 तारीख को रविवार के दिन राष्ट्रपति भवन को खोलकर उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कराने का काम किया। ये लोग आज संविधान की बात करना चाहते हैं। और इसके अलावा इन्होंने प्रस्तावना तो सामाजिक न्याय पर जितने शासनादेश हुए हैं उन सबको नष्ट करने का काम इन्होंने किया है। और काका कालेलकर रिपोर्ट संविधान के अंतर्गत निर्मित समिति थी 1956 में, उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने का काम कांग्रेस ने किया। आरक्षण के ऊपर राज्यों के मुख्यमंत्री को 1961 में प्रधानमंत्री नेहरू ने पत्र लिखा था राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कि आरक्षण समाप्त करना चाहिए। वो संविधान के विरोध में नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने ओबीसी आरक्षण में लगातार रुकावट डालने का काम किया है। राजीव गांधी ने 1985 में आरक्षण का अपमान किया था। मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध 1990 में कांग्रेस ने किया था। अनुसूचित जातियों के आरक्षण को कमजोर करते हुए धर्म पर आधारित आरक्षण की मांग कांग्रेस ने की थी। वो संविधान सम्मत थी क्या? और इसके बाद साहबानों के केस के बाद संविधान का परिवर्तन करना। मैं यहां एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि संविधान का परिवर्तन करते करते ये लोग हमसे आ रहे हैं संविधान की बात करने। आरक्षण पर 3 लाइनें और कहूंगा। आरक्षण 10 साल के लिए है संविधान में व्यवस्था, और हर 10 साल के बाद उसको बढ़ाना पड़ता है। सबसे पहले बढ़ाया बीपी सिंह जी दिल्ली में थे, भारत सरकार के प्रधानमंत्री थे। जनसंघ के दीपक के निशान के समर्थन से वो सरकार थी, 10 साल के लिए हमने बढ़ाया। उसके बाद अटल जी की सरकार ने 10 साल के लिए बढ़ाया। उसके बाद मोदी जी की सरकार ने 10 साल के लिए बढ़ाया। यदि हम आरक्षण के विरोधी होते तो स्वाभाविक मौत मर जाने देते। उसका समय सीमा खत्म हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की पक्षधर है और संविधान में दिए गए अधिकारों को जिसके लिए दिया गया उस अधिकार को उसको मिले इसकी पक्षधर है। और इसलिए हमने इस बात को संविधान की बात कही। लेकिन आज वो संविधान की बात करते हैं। एक लाइन केवल कहना चाहता हूं मैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है। कहा सुनवाई करेंगे, सुनवाई का अधिकार है और बने हुए हर कानून की समीक्षा करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, उसका हमको भी मना नहीं करते। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक बात कहना चाहता हूं जो वक्फ अधिनियम में है, और आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि उसको प्रमुखता मिलनी चाहिए। शेड्यूल 5 में आदिवासियों की जमीन है। वक्फ अधिनियम में शेड्यूल 5 को बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है। आदिवासियों की जमीन पर कोई आंच नहीं आएगी, उनके अधिकार यथावत बने रहेंगे। ये हमने वक्फ अधिनियम में कह के हम चले हैं। कुल मिलाकर आज जो ये प्रदर्शन था, इस प्रदर्शन में हमने गैर भाजपाई सरकार वाले राज्यों में जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करके भारत सरकार द्वारा पहलगाम की घटना के बाद 25 अप्रैल को जारी के शासनादेश को लागू करने के लिए विभिन्न वीजाओं पर आधारित पाकिस्तान के नागरिक जो भारत में है उनको चिन्हित करके बाहर निकालने की कार्रवाई करने की मांग की है हमने। कल जो संविधान के लिए आ रहे हैं आदरणीय खड़गे जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतिहास साक्षी है कांग्रेस ने हमेशा संविधान का दुरुपयोग किया है अपने लिए। संविधान का देश हित में कभी उपयोग नहीं किया उन्होंने। अपनी पार्टी और अपने नेताओं के हक के लिए उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। वो कम से कम संविधान की दुहाई देने का नाम है, और देंगे भी तो देश की जनता उनका विश्वास नहीं करेगी और समय आने पर इसका जवाब दीजिएगी। धन्यवाद।